नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन स्पेशल। पाकिस्तान के अंदर अब बयानियों की जंग है। एक बयानिया ये चल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। आप असद उमर का बयान देखें तो पता चलता है कि उनके ऊपर बड़ा दबाव है कि नई पार्टी ज्वाइन कर लें। वो ये भी बताते हैं कि हमारे जो इलेक्टेबल्स हैं उनके ऊपर दबाव है कि वो पार्टियां ज्वाइन करें, लेकिन वो तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ना चाहते। बहरहाल फ़ौज के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं। तो एक दबाव का बयानिया आपको नज़र आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ज़मान पार्क से निकलती है, अदालतों में से होती हुई बनी गला से घूमती हुई वापस घर पे चली जाती है दोबारा ज़मान पार्क। और दरमियान में जो बयानिया बताती है वो ये कि हम कितने मासूम हैं, इतना ज़बरदस्त निज़ाम चला रहे थे, हमारे यहाँ पे तो किसी किस्म की ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस नहीं हो रही, ये ऑप्रेसिव निज़ाम है, ये बदतरीन निज़ाम है, ये मुकम्मल फैशिस्ट निज़ाम है। और अगर आप कंट्रास्ट करें हमारे सालों से तो आपको पता चलेगा कि वो तो रियासत मदीना का एक रिफ्लेक्शन आपको नज़र आता था, और ये जो है आपको बदतरीन हिटलर की और मुसोलिनी की फैशिस्ट स्टेट का रिफ्लेक्शन नज़र आता है। हमने आपके सामने आज हकायक रखने हैं। ये स्टोरी मेरी नहीं है, ये पाकिस्तान के चंद एक डेकोरेटेड ब्यूरोक्रेट्स में से एक ब्यूरोक्रेट की, अहद चीमा की, जो मौजूदा हुकूमत के मुआवने खुसूसी हैं इस्टेब्लिशमेंट पे। अपनी जॉब को वो छोड़ चुके हैं, और जब शहबाज शरीफ के साथ ये पंजाब के अंदर काम कर रहे थे तो इनको आइडियल ब्यूरोक्रेट्स की फहरिस्त में रखा जाता था। और भी लोग थे लेकिन ही वाज वन ऑफ द टॉप नॉचेस। मेट्रो, ऑरेंज लाइन, बिक्की पावर प्लांट, बहुत सारे तरक्याती मनसूबे, कलमा चौक, आज़ादी चौक, LDACT प्रोजेक्ट, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह शामिल है। लेकिन जो वजह शोहरत इनकी बनी कि 500 बिलियन के इन्होंने प्रोजेक्ट्स किए और सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक 200 बिलियन की बचत की। इनको समझा जा रहा था कि ये पाकिस्तान के जो चैम्पियन ब्यूरोक्रेट्स हैं उनमें से एक हैं। इनको बहरहाल नैब ने गिरफ़्तार किया 21 फरवरी 2018 को, और 38 माह इनको नैब की कस्टडी में रखा गया। 38 माह इनकी ज़मानत नहीं हुई। इस दौरान इनकी ज़िंदगी तलातुम का शिकार रही, इनका कैरियर तबाह हो गया, इनकी रेपुटेशन के ऊपर धब्बे आ गए, और इनसे मनवाया क्या जा रहा था कि आप किसी न किसी तरीके से शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ गवाही दे दें। इनकी कहानी इनकी ज़ुबानी सुनना बड़ा ज़रूरी है। हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस गए आज, प्राइम मिनिस्टर हाउस के साथ जो जुड़ा हुआ है वहाँ पर इनका ऑफिस मौजूद है। ये जब पाबंद सलासल थे तो इस वक्त हमने इनकी बेगम साहबा से इंटरव्यू किया था, और उस वक्त उनकी हालत देखी नहीं जाती थी। इसके अलावा जब केस में आपको कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आई, जो प्लीड किया जा रहा था कि आप वादा माफ़ गवाह बन जाएं, तो फिर इनकी वालदा को, इनकी बेगम को, इनके रिश्तेदारों को केसेस के अंदर लपेट दिया गया, और उनकी वो धुनाई की गई कि इनको निशाने इबरत बनाने की कोशिश की गई। और ये सब कुछ हो रहा था जब एक पेज कायम था, जनरल बाजवा मौजूद थे, जनरल फैज़ मौजूद थे, इमरान खान पर्सनली सुपरवाइज़ करते थे, नैब का चेयरमैन उस वक्त का जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल वो दंदनाता फिरता था, मीडिया मुकम्मल तौर पर आप समझें अतात गुजारी करता था, और इनका वर्जन सामने नहीं आता था। तो 38 माह जो लॉन्गेस्ट सर्विंग इन रिसेंट मेमोरी किसी भी ब्यूरोक्रेट को मिली सज़ा, सिर्फ इस तौर पर कि वो बात नहीं मान रहा था तो उसको कस्टडी में रखा, वो एक तारीख़ का एक हिस्सा है। ये भी याद रहे कि इनके अपने डिपार्टमेंट ने इंटरनल इंक्वायरी की और इनको मुकम्मल तौर पर कहा जी कि आप मासूम हैं, लेकिन इनका कैरियर बहरहाल उन्होंने तबाह कर दिया, और इन्होंने झंझलाहट में और गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में आकर रिज़ाइन कर दिया। इनसे जब हमने मुलाकात की तो ज़ाहिर है इनसे हमने पूछना था कि उस वक्त निज़ाम काम कैसे कर रहा था। आइए हम इनको जो हमने इनसे बातचीत की उसका आपको चंद हिस्से सुनाते हैं। इंटरव्यू ज़रा लंबा था। जब हम इनसे ऑफिस में मिलने के लिए गए तो मेरे पास जो पहला सवाल था बड़ा सादा सा था कि इनके साथ ये उस वक्त सारा कुछ क्यों हो रहा था। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपको क्यों गिरफ्तार किया गया? देखिए, इलेक्शंस थे 2018 के, और जैसे 2013 के इलेक्शंस लोड शेडिंग पे थे, 18th के इलेक्शंस थे वो और एजेंडा पे थे, या उसमें जो इलेक्शन का पर्टिकुलर इशू था वो करप्शन था। सो एक नैरेटिव बिल्ड करना था कि PMLN करप्ट है, और उसकी लीडरशिप ने और जो काम किए गए उनका सिर्फ एक ही मुकाबला था कि उसके इमेज को टार्निश करें कि ये काम गुड फेथ में नहीं हुए। सो सिंस आई वाज इन्वॉल्व्ड इन मनी ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में हुए, तो मैं एक इसलिए की टारगेट था, कोई और
रीज़न शायद हो, बैकग्राउंड में कुछ लोगों के पर्सनल इश्यूज भी हो सकते हैं, बट आई थिंक वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते। तो ये बयानिया डेवलप करते हुए मैं लिस्ट देख रहा था जो गिरफ्तारियां हुई, उनमें से शायद आप पहले थे जो गिरफ्तार हुए, इवन अमंग द होल पॉलिटिकल लॉट एज वेल। तो और भी बहुत सारे लोग करीब थे। तो आपसे डिमांड या एक्सपेक्टेशन क्या थी कि आप क्या करें जब आप गिरफ्तार हो जाए, तो फिर क्या करें आप? मेरा ख्याल है 2 पार्ट्स हैं इसके। एक तो ये था कि एक इमेज बिल्डिंग करनी थी। सो अगेन चूँकि मैंने बहुत सा काम किया हुआ था, तो मुझे पकड़ने का एक तो पर्पस ये था कि मुझे वो पकड़ना हर सूरत ज़रूरी था टू क्रिएट दैट नैरेटिव। उसमें न्यूज़ आई बहुत ज़्यादा, बल्कि मुझे याद है कि 1 साल तक व्हेन आई यूज्ड टू गो टू द कोर्ट, तो पूरा पेपर में पब्लिश होता था कि जी ये इन पे इल्ज़ाम है, और वो पूरे एलिगेशंस प्रिंट होते थे एवरी टाइम आफ्टर एवरी 10 डेज़। तो एक तो वो पार्ट था इसका, जो कम्युनिकेशन पार्ट था। और सेकंड उसमें दे वांटेड टू मेक मी एन अप्रूवर अगेंस्ट शहबाज शरीफ साहब के आप उनके अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट दे दें कि मैंने कोई गलत काम जो किए हैं वो इनके कहने पे किए हैं। और शायद वो ये समझ भी रहे थे इनिशियली, कुछ अर्सा मुझे लगा कि उनके पास शायद ये एक थ्योरी है या इस हाइपोथेसिस पे काम कर रहे हैं कि मैं उनका फ्रंटमैन हूँ और मैं इतने सारे प्रोजेक्ट्स में से कोई किकबैक्स ले रहा हूँ और उनको दे रहा हूँ। तो इनिशियली तो कुछ लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग इस तरह की थी, लेकिन बहुत जल्दी जब वो चीज़ें एग्जॉस्ट हो गई, क्योंकि वो सारे प्रोजेक्ट्स में लोगों को भी बुला लिया उन जिन लोगों ने काम किया था और इस तरह हर तरह से देख लिया, तो देन दे बिकेम मोर फ्रैंक कि जी हमारी मजबूरी है, हमने भी डिलीवर करना है और हमारे ऊपर प्रेशर है, तो आपके लिए एक ही रास्ता है कि आप स्टेटमेंट दें और जाएं, अदरवाइज you go home, you get your postings, you get your promotions, you'll be a friend of NAB, and otherwise we'll bury you under cases. So carrot and stick दोनों साथ साथ। 38 माह आपने गुजारे जी। उसकी तफसील में अभी जाऊंगा वहां पे हुआ क्या। लेकिन ये जो अप फ्रंट डिमांड है, ये आपके जिस तरह मैंने पेपर टेबल के ऊपर ऐसे आपसे बात करते थे जी कि ये है टेक इट और लीव इट। और ये नैब के अफसरान होते थे, नैब के डिप्टी डायरेक्टर, फिर एडिशनल डायरेक्टर, फिर डीजी, फिर जब उनको लगा कि शायद कोई एश्योरेंस मुनासिब नहीं है, तो देन चेयरमैन हिमसेल्फ ही केम ओवर एंड विजिटेड माई सेल और स्टूड इन फ्रंट ऑफ मी एंड सेड कि जी मैंने आपका पता किया है, आप अच्छी फैमिली से हैं, ये केस वो हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, तो अब यू डोंट वरी ऑन दैट। जस्टिस जावेद साहब जो है आपको ये बता जी जी यस, तो आप हमारे साथ ये करें, तो बस आप अंदाज़ा नहीं फिर आपको कितना सपोर्ट करेंगे। चेयरमैन नैब, एक्स चेयरमैन जावेद इकबाल आपके सामने खड़े होकर कह रहे हैं आपकी तारीफ करके कि जी आप अगर ये कर लें तो फिर अंदाज़ा नहीं हम कितने आपके साथ। जी ऐसे ही है, डीजी स्टैंडिंग बिसाइड्स हिम। Yes, I even recall the date, exact date. क्या डेट? 19th March 2018. आपने कभी ये सोचा कि आपको ये कर देना चाहिए, जान छुड़ाएं? Yes. बहुत दफा। तो फिर क्यों नहीं किया आपने? 2 चीज़ें थी, एक तो शायद उसूलन ये बात ठीक नहीं है, एथिकली ठीक नहीं है। दूसरा आउटराइट झूठ, मतलब अगर कुछ चीज़ होती और मैं इसको छुपाता तो फिर मेरे अंदर ये मॉरल क्वेश्चन आता कि मुझे छुपानी चाहिए या नहीं। बट अगर एक चीज़ मुझे कहें कि आप फैब्रिकेट करें और शहबाज शरीफ साहब पे एलिगेशन लगा दें, तो वो मेरे से हुआ नहीं। बट ये मैं नहीं कहूँगा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं ना, मुझे सोचना पड़ता था कि ये क्या कह रहे हैं और कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो ये मांग रहे हैं मेरे से। सो आई यूज्ड टू थिंक, लेकिन मुझे बिल्कुल वो उसकी कुछ समझ नहीं आती थी। और बस अल्लाह ताला ने भी रहनुमाई की, अल्लाह ताला गाइडेड मी। तो आपकी फैमिली, क्योंकि जब आपका अरेस्ट हुआ तो उस वक्त मैंने आपकी बेगम का इंटरव्यू किया, वो भी शायद सिविल सर्विस के अंदर ही, तो उनके बहुत सारे इश्यूज थे उस वक्त रेज किए गए, फिर ज़ाहिर है वो आवाज़ भी मीडिया से गायब हो गई। और आपने सही कहा, क्योंकि हमने भी जब तहकीक की तो उसमें जो भी आपके बारे में खबर लगती थी वो मुकम्मल तौर पर इल्ज़ामात की तफसील के साथ लगती थी, उसमें रिकॉल किया जाता था। जैसे इमेज बिल्डिंग की आप बात करें, साकिब निसार साहब की तरफ से और एक मौजूदा जस्टिस साहब हैं उनकी तरफ से जब भी बयानात आते थे इन कंपनीज़ के बारे में तो पूरी तफसील बयान की जाती थी। फिर तमाम सेक्रेटरीज को लाके खड़ा कर दिया, फिर एक इमेज बनाया गया कि ये करप्शन के लिए थी। तो आपका ख़ानदान, वी हैव किड्स एज वेल,
तो कैन यू टेल अस कि उनका रिएक्शन क्या था? बच्चों को तो हमने शायद रियलिटी उस तरह बताई नहीं थी। उनको बताया कि जी मेरी पोस्टिंग हो गई है इस्लामाबाद, एंड आहिस्ता आहिस्ता उनमें कुछ सिंक इन किया। दे न्यू समथिंग वाज रॉन्ग बट दैट वाज नॉट टू बी डिस्कस्ड। एक बच्चा किसी रिलेटिव के बच्चे को कह रहा है कि मेरे बाबा की ना कोई लड़ाई हुई है, सो इट्स नॉट पोस्टिंग। बट वो उनको हमने उस तरह से कभी नहीं बताया। दे यूज्ड टू विजिट मी इन प्रिजन, तो वो भी एक हम कहते थे ये ऑफिस है या ये एक ऑफिसर है जो सुप्रिटेंडेंट का कमरा था या उसमें, तो यहाँ मैं भी आया हूँ विजिट पे, तो आपको मिल लेता हूँ एंड ऑल। तो उम्रें क्या थी बच्चों की? तो दे वर 4 and 2। तो वो बस उनको ऐसा ऐसा कुछ अंदाज़ा हो रहा था कि दिस समथिंग इज नॉट राइट, लेकिन उनको लगता था कि ये डिस्कस नहीं करना। यस, तो ज़ाहिर है वो एज ग्रुप उनका चेंज हो गया। जब व्हेन वी वेंट बैक तो वो 7 और 5 थे, तो डिफरेंट होता है ऑब्वियसली बड़ा। बाकी फैमिली तो इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया मुझे, और दे स्टूड बाय मी। हर तरह के इल्ज़ाम लगते थे। इन डिटेंशन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट थी, तो मैं कई दफ़ा सोचता था कि क्योंकि मेरी वाइफ खुद बड़ी प्रिंसिपल्ड है, तो पता नहीं वो अब मुझे विज़िट करेगी या नहीं करेगी नेक्स्ट टाइम, बिकॉज ये इतना कुछ कह रहे हैं और ये कुछ कर रहे हैं। बट शी स्टूड बाय मी लाइक अ रॉक। बल्कि एक दिन वो जब आती थी मुझे मिलने, तो एक दिन उसको भी डिटेन कर लिया फॉर क्वेश्चनिंग एंड इस तरह। मुलाकात के लिए आई। मुलाकात के बजाय उनको डिटेन करके उन्होंने इंटरव्यू किया 3-4 घंटे। और एक दफ़ा बुलाया उन्होंने, समन किया मेरी सिस्टर को, ब्रदर इन लॉ को, वाइफ को, तो सारा दिन उनको डिटेन रखा और मुझे कहा कि जी विल अरेस्ट देम एल्स यू बिकम एन अप्रूवर। दैट वाज प्रॉब्ली द हार्डेस्ट एपिसोड इन दिस होल थिंग। और आपको ज़रा पता नहीं था कि तो ये, मुझे ये पता था कि दे आर हियर, लेकिन आपको ये पता नहीं मुझे आ रही थी दूसरे किसी कमरे से। और वो मेरी सिस्टर को उन्होंने कहा कि आप उसको समझाएं, तो उसने कहा मुझे उसके पास लेके चलो एंड आई टेल हिम नॉट टू डू व्हाट यू आर सेइंग। तो फिर उन्होंने मुझे नहीं बुलाया खैर मुझसे। तो बस ऐसे ही है, काफ़ी हार्ड था उनके लिए। फैमिली की सब लोगों की प्रॉपर्टीज़ फ्रीज हुई हैं आज तक, और सबके बैंक अकाउंट्स बंद हो गए, और वो हर जगह जो सर्कुलेट कर देते हैं तो वो बैंक्स में और हर जगह पे आप मतलब तमाम निज़ाम डिफिकल्टीज। हाँ जी, पूरी फैमिली का, कजन्स का, सेकंड कजन्स का, तो तमाम बेनामी काफ़ी लोग जो है ना वो मतलब आई थिंक देयर 9-10 पीपल। एक मेरा कज़न कतर में था, इज़ अ वेरी हाईली पेड प्रोफेशनल, तो उसके भी वारंट ऑफ अरेस्ट निकले हुए थे। वो मैं बाद में पता चला जब अपनी 2-4 साल बाद कैंसिल हो गए थे कि जो उसके भी वारंट निकले हुए थे। मेरा भाई यूएस में 91 से, उसके भी वारंट्स ऑफ अरेस्ट निकले हुए थे। तो इस तरह का माहौल था। आपने कहा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ये आप बताना चाहेंगे कि वो क्या होती है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट? लोग इंटरेक्ट नहीं कर सकते ना, यू आर अलोन इन अ सेल एंड नो वन विल स्पीक टू यू। जो गार्ड शार्ड आता है, और कितना बड़ा सेल? अदरवाइज 8x10, यस, ये शायद 1 आध फुट ऊपर नीचे। और एक बेड एंड देन नो बेड। इनिशियली उन्होंने बेड दिया और एक चेयर दी। जब बाहर बड़े प्रोटेस्ट हो रहे थे शुरू में, सो दे वर नॉट श्योर कि ये सिचुएशन किस साइड पे जा रही है। फिर वो साकिब निसार ने सो मोटो लिया और कहा जिसने प्रोटेस्ट करना है रिज़ाइन करे, और बाकी भी सब चीज़ें थी। सब ने उनको मिलके जब क्रश कर लिया रेजिस्टेंस को, तो फिर उन्होंने वो चारपाई और सब कुछ लेके तो एक मैट के ऊपर डाल दिया। तो और वो वैसे भी ज़रा रैंप अप कर रहे थे ना वो प्रेशर, ठीक, तो वो ग्रेजुअली ज़रा। तो खाने वाने का क्या होता था, क्या मिलता था? खाना मुझे घर से आता था, बट उस पर रिस्ट्रिक्शंस बहुत थी। मतलब है कि नो एक्स्ट्रा, अगर एक चपाती और सालन है तो सैलेड तक अलाउड नहीं है साथ, मतलब थोड़ा टाइट करने वाली चीज़ है। और किताबें, बुक्स अलाउड थी, यस, बुक्स मुझे इनिशियली अलाउड थी, फिर उन्होंने ले ली वापस अगेन बहुत दिनों बाद, फिर दे दी कुछ दिनों के लिए, ऐसे ही ऑफ एंड ऑन। अमूमन और भी टैक्टिक्स हैं मारपीट के अलावा, सहूलियात पे ड्रॉ कर लेते हैं, बाज़ जगह पे टेम्परेचर ऊंचा कर देते हैं क्योंकि आपका सेल लगाते हैं तंदूर के साथ जहाँ पे रोटियां पकती हैं, और बाकी केसेस के अंदर देखें तो आपके साथ क्या हो? इस तरह की हरकतें की सारी उन्होंने। क्या मसलन क्या मतलब वॉशरूम के साथ सेल दे दिया, वो साथ में कूड़ेदान भी पड़ा था उनका, तो उसमें से वो कीड़े आते रहते थे, स्मेल आती रहती थी, पंखा बंद कर देते थे, या इस तरह खड़ा रखना, और मतलब छोटी मोटी वो जो आपकी टॉयलेटरीज है वो भी ड्रॉ कर ली, शेव नहीं करने देते थे 15-15 दिन। तो ऐसी मतलब उनके ख्याल में इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। तो ज़रा बाय डिज़ाइन होता होगा ना, कोई वहाँ पे बैठ के ये बाकायदा स्क्रिप्ट करता होगा कि ये करना है इसके साथ। ऑब्वियसली।
तो ये ज़ाहिर नैब चेयरमैन की अप्रूवल से ही हो रहा होगा? हाँ जी, चेयरमैन नैब और डीजी, एक मेरा कोलीग था, उसने मुझे वाकया सुनाया। वो डीजी नैब को मिलने गया किसी काम के लिए, तो उसके ऑफिस में वो सीसीटीवी मॉनिटरिंग करते हैं अपने सारे सेल्स की। तो वो 1.5 घंटा बैठा, तो 1.5 घंटा मेरी वीडियो देखता रहा वो। सो दे वर मॉनिटरिंग। उसको कितना ज़्यादा इंटरेस्ट था मेरे में, या वो, तो मुझे बल्कि उसने कहा कि तुम उस 8x10 के सेल में वॉक कर रहे थे यू शेप में, तो मुझे लगा कि ये कहीं नहीं जाता। He's there. There was no other shape जिसके अंदर आप वॉक करते हैं। तो वो कुछ 7-8 स्टेप्स बन जाते थे या 9। मैं हायरार्की ऑफ ब्लेम में आऊँगा अभी नैब चेयरमैन की बात की। ज़रा जब ऐसा वाक़या होता है तो फिर आपका ख़ानदान डिसरप्ट हो जाता है, तमाम सिस्टम। आप डेकोरेटेड ब्यूरोक्रेट, रेफरेंस पॉइंट पंजाब के अंदर, नेशनल रेप्यूट, लोग कोट करते हैं एग्जांपल्स के जी सीएसएस करके जाना या मुकाबले का इम्तिहान तो फिर इधर पहुंचना। सो हाउ डिड इट डैमेज यू? किस तरह इसने आपको तबाह किया उन सालों में? अभी की बात नहीं कर रहा। I think difficult to answer, but the first day when they took me to the court for remand, तो वो कोर्ट रूम नहीं, पूरा जुडिशल कॉम्प्लेक्स भरा हुआ था, और मोस्ट ऑफ देम वर सिविल सर्वेंट्स। पूरा कॉम्प्लेक्स, बख्तरबंद गाड़ी चल नहीं रही थी। एंड वो जो कोर्ट में जज के सामने गए, दे स्टार्टेड मेकिंग एलिगेशंस, और एलिगेशंस भी इलीगल ग्रेटिफिकेशन के, रिश्वत के। तो मतलब पर्सन लाइक मी, जिसने कोई एलडीए से 100 से ज़्यादा लोगों को निकाला ऑन वेरियस, तो वो उसको सुनना वाज वेरी हार्ड। चलें, उसका जवाब दिया अलग बात है, उसके एविडेंस गलत था, वो डॉक्टर था या उसके सारे प्रूफ्स उनके पास थे। बिसाइड्स दैट, सो दैट वाज द पॉइंट व्हेन आई एक्चुअली फेल्ट आई शुड नॉट हैव एग्जिस्टेड। तो बस फिर चलते रहे, आहिस्ता आहिस्ता इम्यून हो गए। पहले अपने बारे में, अगर वो मतलब घर से दवाई आई है तो उस पर लिखा है मुल्जिम आहत चीमा, तो वो एक दफ़ा आपको स्ट्राइक करता है। तो करते करते फिर बाद में जब आप अपनी पिटीशन से ब्रीफ बनाते हैं तो खुद अपने आप को एक्यूज लिखते हैं। तो वो एक टाइम के बाद हाँ नॉर्मल हो जाता है सब कुछ। दोस्त वोस्त छोड़ के गए आपको, रिश्तेदार दोस्त? नहीं, ज़्यादा नहीं। आई एम वेरी सेटिस्फाइड पर्सन ऑन दैट अकाउंट। मेरा लिमिटेड सर्कल था, बट जो छोड़ के गए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो खड़े रहे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे लोग भी थे जिनको बहुत थ्रेट किया गया कि आप क्यों जाते हैं, जिनकी बाय नेम एंट्री बैन की गई जेल में कि आप क्यों जाते हैं। एंड दे वर सिविल सर्वेंट्स, दे हैड ऑल द रिस्क्स टू टेक, लेकिन वो खड़े रहे, दे बिलीव्ड इन द कॉज, खड़े रहे। हायरार्की ऑफ ब्लेम अगर आप करें तो टॉप के ऊपर कौन थे? जनरल बाजवा, जनरल फैज़ एक, इमरान खान, आज़म खान, नैब चेयरमैन। हायरार्की ऑफ ब्लेम क्या है व्हेन यू लुक एट इट, कि ये कर कौन रहा था? देखिए, इन सब के दरमियान क्या चल रहा था और उसकी क्या डिटेल्स है, मुझे उसकी विजिबिलिटी नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने इंप्रेशंस पे बात करूँगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि नैब की जिम्मेदारी है ना, अगर आपको कोई गलत काम करने को कहता है, आप गलत काम करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है। कहने वाला तो जो मर्जी ख्वाहिश कर दे आपसे। और अगर उससे भी ज़्यादा मुझसे पूछें मुझे गिला किससे है, तो वो जुडिशरी से है। क्योंकि हम ये सोचते थे कि ये चीज़ जब कोर्ट में जाएगी, तो जब वो मुझे कहते थे कि आपकी 2 साल बेल नहीं होगी, विल बैरी यू अंडर केसेस, और 2 साल तक आप घर नहीं तो उनको पता था कि जुडिशरी नीचे लगाई हुई है। मैं सोचता था ठीक है, मतलब थिंग्स आर नॉट परफेक्ट, बट ये कैसे हो सकता है? मतलब हमारा वो देखेंगे ना कि क्या बात ये कर रहे हैं और क्या बात हम कर रहे हैं, तो थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे करके। और 2 साल बेल नहीं हुई, 3.25 साल नहीं हुई। दे वर राइट, मोर देन राइट। तो किला अगर है तो जुडिशरी से, क्योंकि जब स्टेट किसी को विक्टिमाइज करती है तो जुडिशरी उसको प्रोटेक्ट करती है, और इसीलिए वो सारे फंडामेंटल राइट्स और हर चीज़ उनके पास, वो कस्टोडियन है उसके। लेकिन मफरूज़ा ये है कि उस वक्त की अदालत और उस वक्त नैब चेयरमैन इंडिपेंडेंट एजेंट्स थे, लेकिन नाउ वी डिस्कवर कि पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। कब तारीखें लगनी है, किस जज के पास लगनी है, किस तरह लाया जाना है, किस तरह ले जाया जाना है, पूरा एक निज़ाम काम कर रहा था। तो उसमें ज़ाहिर है आँख जो है वो
बाजवा फैज़ के इक्वेशन से हट नहीं सकती। सो अब इन रिट्रोस्पेक्ट यू बिलीव के या यू नो या यू रिफ्लेक्ट के वहाँ से शुरू हो रहा है था ये सारा कुछ, ये थिंक ये नैब का ही और जुडिशरी का ही शुरू? नहीं, नैब का अपना नहीं था, नैब वाज ओनली एन एजेंट, ये ऐसा ही है। बट लॉ में तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है ना, इट्स एन अपॉइंटमेंट मेड फॉर 4 years जो बाई पार्टीजन है, लोगों ने न्यूट्रल बंदा सेलेक्ट करना है और उसने अपने लॉ के तहत काम करना है। बट ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं था ऐसा, देयर वाज नथिंग एज पर द लॉ। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैसले हुए जिसने आपकी उस वक्त किस्मत का फैसला किया, जिस ऑफिस में हम बैठे हों, जिस बिल्डिंग में हम बैठे हों, और बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्रीज़ में से वो फैसले गुजरे होंगे या वो अप्रूवल्स गुजरी होंगी जिसको आप कंट्रोल करते हैं इन द सेंस कि आपकी जुरिस्डिक्शन में आता है। तो अब जब आप यहाँ पे बैठे हैं तो हाउ डू यू फील कि उस वक्त उस सेल में थे, अब यहाँ पे बैठे हों? जब मैं इसको सोचता हूँ तो लगता है इट्स अनदर एक्ट ऑफ द प्ले। कर्टन गिरता है, फिर एक नया सेटिंग है, फिर एक गिरता है, फिर एक नई सेटिंग है। सो देयर इज नथिंग परमानेंट। बस डू यू फील रिडीम्ड कि आपको बिकॉज़ मैंने आपका इस्तीफा देखा, उसमें तो बैन सतूर भी और बाज़ अंदाज से भी आपने काफ़ी खफगी का इजहार किया। मैं बिटरनेस का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता, लेजिटमेट है आपका कि कैसे निज़ाम ने एकदम ये डिस्कवर किया कि आप बददियानत हैं, आप रिश्वत लेते हैं, और फिर उसके बाद कोई आपको रिलीफ फराहम नहीं किया गया और फिर आप ऐसे निज़ाम में काम नहीं करना चाहते, फिर आपने छोड़ दिया, फिर आप दोबारा उसी निज़ाम में किसी और रोल में हैं। सो आपका इस्तीफा और आपका प्रेजेंट रोल रिकंसाइल, उसमें जो डिस्टिंक्शन है वो ये है कि एज अ सिविल सर्वेंट आपकी कुछ लिमिटेशंस हैं, बात करने की भी लिमिटेशंस हैं और एक्ट करने की भी लिमिटेशंस हैं। तो अगर इस मुल्क के निज़ाम में ख़राबी है और इस निज़ाम को बेहतर करना है तो फिर पॉलिटिक्स इज़ द डोमेन। सो हेंस आई एम हियर, नॉट एज अ सिविल सर्वेंट बट एज समबडी हु वांट्स टू डू समथिंग फॉर द सिस्टम ऑफ दिस कंट्री। पता नहीं कितना कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कोई क्लेम भी नहीं है इसके ऊपर, लेकिन वो फील्ड नहीं है अगर आपने ऐसा कुछ काम करना है तो। वो तो है एक गिवन फ्रेमवर्क में आपने गवर्नमेंट की पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है। तो अगर पूरा फ्रेमवर्क ठीक करना है तो उसके लिए फिर आपको डिफरेंटली सोचना पड़ेगा। और चूँकि उस रेजिग्नेशन में शायद वो वाला पार्ट नहीं है कि मैं आगे क्या करूँगा, बट ये ज़रूर है कि मैंने स्टेट ऑफ पाकिस्तान को बताने की कोशिश की कि आप अपने लोगों को ठीक ट्रीट नहीं कर रहे। एटलीस्ट उनको आप उस केस के एंड तक तो देखें। मतलब आप ऑडिट पैरे बनते हैं, आपके वो रिट पिटिशंस होती हैं। दिस वाज जस्ट अनदर केस कि एक आशाना प्रोजेक्ट हुआ या नहीं हुआ, उसमें अगर कोई प्रोसीजरल लैप्स था या नहीं था, वो कौन जिम्मेदार था, उससे हुआ क्या, कोई नुकसान हुआ, नफ़ा हुआ, ये सारी बात का कहीं फैसला तो लेने देना। एक एजेंसी ने एक एलिगेशन लगा दिया एंड यू डंप योर पर्सन, आप सस्पेंड करके कहते हैं कि इसकी लीगल फी आप खुद देंगे, तो वो तो उसके बारे में है। बट लेकिन आपके डिपार्टमेंट ने आपको एक्सोनरेट किया उन्हीं चार्जेस जी, इंटरनल इंक्वायरी जो हुई थी। एक्चुअली अंडर द रूल्स होता यह है कि वंस यू आर अरेस्टेड यू आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। ए बी आप उन्होंने उन्हीं एलिगेशंस को लेके तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स मेरे ऊपर स्टार्ट की और इंक्वायरी ऑफिसर लगाया। तो उस इंक्वायरी ऑफिसर ने अंडर इमरान खान रिजीम मुझे एग्जॉनरेट किया और गवर्नमेंट ने फाइनली उसको अप्रूव किया। तो अदलिया में अभी मामला लटका हुआ जी, अभी है केस, अभी भी चल रहा है, ट्रायल अभी भी चल रहा है, हाफ से ज़्यादा हो गया और एज वी स्पीक 5 साल से ऊपर हो गए इस रिगमरोल में। तो देयर इज नॉट एन आयोटा ऑफ एविडेंस जो आज तक हमारे लिए सामने आया हो जिसको हमने रिबट करना है या जिसके ऊपर कोई बात हो सकती है। सिर्फ प्रोसीजरल चीज़ें चल रही हैं और बस। तो निज़ाम वहाँ पर अटका हुआ है आपके केसेस के हवाले से। दूसरी तरफ से निज़ाम जो है बहुत सुबक रफ्तार भी है। जब हम देखते हैं बेल्स ये कैसे देता है, केसेस की तारीखें कैसे लगाता है, बेंच कैसे बनते हैं, इतवार को बने, क्रिसमस पे बने, ईद पे बने, तो आप इसका मवाजना करते हैं तो आपको लगता है कि 2 ट्रैक्स हैं इस निज़ाम के, जहाँ पर इसका अपना इंटरेस्ट है वहाँ पे बहुत तेज़ी से काम करता है, जहाँ पे आप अपना इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पे बिल्कुल ही ये स्लो ट्रेन है। रादर रिवर्स है, यानी कि जो बेल वैसे एज अ प्रिंसिपल एक अर्जेंट मैटर है क्योंकि लोगों की पर्सनल लिबर्टी इसमें इन्वॉल्व है। तो लाइफ के बाद लिबर्टी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सबसे बुनियादी चीज़ है और ये हमें सारे फैसलों में मिलता है।
और फिर एकदम वो फैसले भूल जाते हैं। तो मेरी हाई कोर्ट में 13 मंथ्स तक बेल की हेयरिंग नहीं हुई, 23 ईयर जजमेंट्स, और वो बंदा एक फ़ाइल बन जाता है ना। फिर हम लॉयर को जज पूछता है जी आपने ट्रेड लेनी है मैंने लेनी है, तो इस तरह का वो बन जाता है सिस्टम। होना तो यही चाहिए अर्जेंट, नहीं रातों को खोल के या संडे को और क्रिसमस को नहीं, बट किसी की लिबर्टी अगर क्वेश्चन है उस पर तो वो फौरी तौर पे थोक में बेल्स होती है ना, थोक में बेल्स होती हैं, प्रेम्प्टिव भी हो रही हैं कि हाँ जो मुकदमे नहीं भी हैं, नहीं भी पता है, आइंदा भी आपने करने हैं, तो वो तो ये सहूलत आपको मैसर नहीं थी? नहीं, वो तो बिल्कुल एक तो मुकदमात आपका वैसे भी क्या है कि उसमें कोई जान नहीं है, तो व्हाट इज होल्डिंग इट अप आपके ख्याल में? प्रोसीजर, जब आप किसी को एक डाल दें प्रोसेस में, तब उसने उस टनल के एंड से निकलना है। कोई आई थिंक अराउंड 12-13 इंक्वायरीज इनिशिएट की गई, जो हमने ओरिजिनली बात की ना कि वो एक कैंपेन थी या उसके पीछे कुछ था। तो दिसंबर 17, जनवरी 18, फरवरी 18, इन 3 महीनों में 15 इंक्वायरीज ऑथराइज हुई मेरे अगेंस्ट, और उनमें से थैंक गॉड कोई आई थिंक 11-12 बंद हो चुकी हैं। 2 में मुझे अरेस्ट किया, फिर जब 3rd शहबाज शरीफ साहब को अरेस्ट करना था तो उसकी प्रिएम्पशन में मुझे फिर अरेस्ट किया जेल से, बट उसके ऊपर उनको रिमांड नहीं मिला। तो वो केस चूँकि बिल्कुल नहीं बना सके तो वो केस क्लोज हो गया, और 2 केस फिर फाइनली उन्होंने फाइल किए। अब वो अपने ट्रायल के प्रोसेस से गुजरेंगे। 2 शख्सियात के नाम आते हैं आपके केसेस के हवाले से, एक तो जलकमर बाजवा के समधी उर्फ मिट्ठू, और एक मलिक रियाज जिनको हम मीडिया पर डेवलपर या टाइकून कहते हैं। इन दोनों का कोई आपके आप पर जो गुजरी उससे कुछ लेना देना था कि आपकी इनके साथ? जो बाजवा के समती हैं उनके साथ तो मेरी अच्छे ताल्लुकात थे, तो आई डोंट हैव एनी रीज़न टू सस्पेक्ट दैट। मलिक साहब के कुछ मामला ज़रूर थे एज रेगुलेटर, वो हमसे खुश नहीं थे क्योंकि उनकी इलीगल स्कीम्स थी और वो लॉ को फॉलो करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे। हाँ जी, बेच रहे थे। इंसिडेंट जब आपने इश्तिहार देने की कोशिश की थी जी उनकी गैर कानूनी स्कीम के बारे में, तो हमारा कोई अखबार हमारा इश्तिहार नहीं लेता था। किसी अखबार ने आपका इश्तिहार नहीं दिया? बड़े से बड़े और छोटा से? जी ऐसे ही है। उसके बाद हमने फिर पूरे शहर में उसके बैनर्स लगाए, फिर वो हमारा इश्तिहार छपा, लेकिन वो 2 एड्स इकट्ठे छपे, हमारा एड अगेंस्ट बैरिया एंड बैरियाज एड अगेंस्ट LDA, वो जक्स्टा पोजिशन में छपे। तो बट आई डोंट नो मतलब उनका मतलब क्या एक्चुअली रोल था या उनका ताल्लुक मुबैना तौर पर बड़ा गहरा बतलाया जाता है उस वक्त के नायब चेयरमैन से। जी हाँ, चेयरमैन और बताया ये भी जाता है कि उन दोनों की तैनाती में उनका बड़ा मौसर हाथ था। मतलब इस तरह की बातें हम सुनते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि हम, या हमारे पास फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है। तो अभी आप जहाँ पे बैठे हुए हैं वहाँ से आपको कुछ ऐसी मालूमात मिली जिससे आपको पता चला कि मेरे जो शकूक शुबात थे वो दुरुस्त थे या गलत थे, या यू डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट? आपसे ही पूछे तो मैंने इसकी खोज नहीं की, जस्ट डिडंट ट्राई टू गेट इनटू दैट। आप यू डोंट वांट टू नो योर टॉर्मेंटर्स, आई मीन हु दे वर? आप देखिए वन आफ्टर द अदर उनके साथ क्या हो रहा है, हमें कुछ करने की जरूरत पड़ी है? अल्लाह ताला का एक अपना निज़ाम है। आप गिनते जाइए और बताइए कि आज कोई उनका नाम लेने को तैयार है कि हम इनके अजीज रिश्तेदार हैं। तो आपने अपना नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना हिसाब किताब जो अल्लाह पे छोड़ दिया? सर ना छोड़ें या छोड़ें, डजंट मैटर, होना है, यहाँ भी होना है, आगे भी होना है। टुवर्ड्स द एंड लोग बहुत एस्पायर करते हैं, आइडियलाइज करते हैं सिविल सर्वेंट्स को। अभी भी लाइनें लगी होती हैं एग्ज़ाम देने के लिए। आपके साथ और इसी जगह पर बैठे हुए, इसी बिल्डिंग में बैठे हुए आपके जो फॉर्मर कोलीग हैं फवाद, उनका एक अलहदा केस, उनको भी मैंने इंटरव्यू किया। तो जब वो आपको देखते हैं तो उनको क्या नज़र आता होगा कि आई मीन व्हाट वुड यू टेल देम कि मुझसे सबक सीखो और इस तरफ ना जाओ, या मुझसे सबक सीखो तो और इस तरफ आओ? तो व्हाट वुड यू टेल? नहीं, मैं हमेशा उनसे ये कहता हूँ कि यार मैं अपने पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस की वजह से सिविल सर्विस से अलहदा हुआ हूँ। आई वॉज इन लव विद माई वर्क, मैं बड़े पैशन से काम करता था, आप लोग करें।
और लेकिन जो डैमेज असल हुआ है ना वो इतनी इजीली रिवर्सिबल नहीं है। अभी बहुत लोग बात करते हैं कि हमने नैब लॉ चेंज कर लिया तब सिविल सर्वेंट्स काम शुरू कर दें, तो ये इस तरह होता नहीं है, ये स्विच ऑन स्विच ऑफ है नहीं। मैं 2014 में LDA में कुछ बहुत इनोवेटिव चीज़ें करने की कोशिश कर रहा था, आशियाना हमें दिया गया एज वन ऑफ देम, लेकिन बाकी बहुत सारी चीज़ें जो बाद में नहीं भी मटीरियलाइज हुई। अच्छा, उसमें एक साइलेंट सी रेजिस्टेंस थी। तो मुझे मेरे एक कॉलीग ने एक दिन कहा जो LDA के बाहर से था कि सर यहाँ पे लोग एग्री कर जाते हैं, बाहर जाकर कहते हैं कि साहब मरवाएगा, ये कैसी बातें करता है। तो मैंने कहा इनको क्या इशू है। तो उन्होंने कहा सर ये जो 99-2000 में नैब का एक राउंड चला था और इनके कुछ कॉलीग्स पकड़े गए थे, इनको वो अभी तक याद है, दिस साइट द एग्जाम्पल्स, दिस इज़ 14 ईयर्स लेटर। तो 17 से 21 जो कुछ हुआ दैट वाज आई डोंट नो मल्टीप्लाई बाय 1000 और 2000 और व्हाटएवर। तो मैंने कोई सिविल सर्वेंट नहीं देखा जो खुद या उसका कोई बहुत क्लोज आदमी नैब की पेशियां न भुगत चुका हो, चाहे वो इंक्वायरी स्टेज पे हो या जिस भी तरह से। तो ये काफ़ी काम लंबा है, इसकी बेहतरी हमें काफ़ी बड़ी कॉस्ट है इसकी, ये जो कुछ हुआ है। मैं तो ऑब्वियसली इसमें पूरी चीज़ में रिस्टोर करना उस ब्यूरोक्रेट का जिसने फाइल चलानी है, फैसला करना है, इनपुट देनी है कि मुझे इसकी कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ेगी, वो आपके ख्याल में बहुत बुरे तरीके से अभी परसों हमारे पास एक समरी आई, हमने कहा हमारे पास फेडरल कैबिनेट के लिए क्यों आ रही है, दिस नॉट आवर सब्जेक्ट। तो मुझे वो सेक्रेटरी साहब कहते हैं सर जो मुतलका बंदा है ना ही रिफ्यूजेस टू साइन इट, वो कहता है जी मुझे आप नौकरी से निकाल दें। और ये इस तरह के काफ़ी इंस्टेंसेस हमारे सामने होते रहते हैं, लोग बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक कहते हैं कि सर हमें डर लगता है। तो उसके बाद डिस्कशन जो है वो रहती नहीं है मेरिट पे। इसके बाद आप क्या करेंगे, व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान? आई डोंट नो, आई हैवंट प्लान्ड ऑनेस्टली। थैंक यू वेरी मच। ये याद दहानी के लिए इंटरव्यूज़ करना बड़ा ज़रूरी है ताकि आपको इल्म हो कि उस वक्त का निज़ाम कितना रिप्रेसिव था, वो कितना इनह्यूमन था, उसकी बुनियाद किस तरह ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस में रखी गई थी और किस तरह उसका दिफा किया जाता था और किसी को सांस देने की मोहलत नहीं दी जाती थी अगर आप उस निज़ाम के सामने खड़े होने की जसारत करें। और जो खड़े होते थे फिर वो पाबंद सलासत होते थे और किस तरह अदालती निज़ाम मुकम्मल तौर पर एक बगल बच्चे का किरदार अदा कर रहा था, जो कहा जाता था वो करते थे और बल्कि हिदायत देने वालों से 4 हाथ आगे जाके काम करते थे। तो आज जब ये लोग सब मिलकर हमें बताते हैं, हमें लेक्चर देते हैं कि जी किस तरह हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, तो ज़ाहिर है अगर कानून की पामाली है तो हम उसको कंडेम करेंगे, लेकिन हमारे जहन में ये भी बात आती है कि मकाफात अमल बहरहाल मौजूद है। जो इन्होंने बोया था अब अपने हाथों से काट रहे हैं।